हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। और हम फिर आ गए हैं दोस्त। हम लोग कुछ पढ़ेंगे लुसेंट जीके। तो लुसेंट जीके पढ़ना है इसी तरीके से ना, ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अपने लैंग्वेज में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकें। अपना लैंग्वेज रहेगा तो अच्छा रहता है, इस तरह से अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना दोस्त? हाँ, ध्यान रखें जीके पढ़ते वक्त जिससे जो आपका कनेक्ट बन जाए, कोई ऐसा शब्द है जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे, है ना, वैसे शब्द को भी कभी कभी आप यूज कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्त हम शुरू करते हैं कि जीके का जो है ना, लुसेंट जीके का इतिहास ये 2021 वाला है। ठीक है ना, तो उसको कैसे याद करेंगे हम लोग, उसको थोड़ा देखते हैं दोस्त। हम इसमें सिर्फ इतना आपका हेल्प करेंगे दोस्त कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं आप सीरियस से, है ना, और सीरियस मूड से पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहता नहीं है, आदमी भूल जाता है। और जितना जल्दी याद होता है उतना ही जल्दी भूल भी जाता है ना। तो कुछ ऐसे तरीक़े से पढ़ाई किया जाए ताकि कुछ लंबे समय तक याद रहे। ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा दोस्त। तो बातें करना शुरू करते हैं। ये इतिहास की बातें हैं और हम लोग देखेंगे लुसेंट के इतिहास में जो है ना, इसको बस सिर्फ हम आपको पढ़कर बताएंगे दोस्त, और आप सुनते जाएंगे और सुनेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा यादगार बना रहेगा। हाँ, ध्यान रखेंगे, उस शब्द पर भी ध्यान देंगे कि क्या इसमें है, जो लिखा है दोस्त यहीं आपका हम हेल्प करने वाले हैं। और आपको अच्छा लगेगा तो बताएंगे कि क्या इसमें है, और सारे वीडियो बनाएंगे पूरी अच्छे से, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास। देखिए दोस्त, लिखा है इतिहास। कह रहा है कि भारत का इतिहास पढ़ना है हम लोगों को। किसका इतिहास पढ़ना है? भारत का इतिहास। ठीक है। तो भारत के इतिहास में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। दोस्तों ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा, ठीक है, लेकिन हम ध्यान देंगे। पूछा जाए कि यहाँ बताइए, उत्तर में भारत का जो लगाव है कहाँ तक है, तो हिमालय से लेकर, और दक्षिण में कहाँ तक है, समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप है ना, उपमहाद्वीप। और एक भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है, तथा पुराणों में इसे क्या कहा गया है, भारतवर्ष। याद रखना है, पुराणों में से क्या बोला गया है, भारतवर्ष। और भारतवर्ष को क्या कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, तो भरतों का देश, है ना। भारतवर्ष का अर्थ क्या हुआ, भरतों का देश हुआ। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, भारतीय। हेलो दोस्तों, भारत में रहने वाले निवासी को क्या बोला गया है, भारतीय। ठीक है। भारतीय का मतलब क्या है कि भरत की संतान। भारतीय का अर्थ क्या समझेंगे, भरत की संतान। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए जवाब दीजिए, तो बताइए तो भारत देश में रहने वाले लोग को क्या बोला गया है, भारतीय बोला गया। भारतीय का अर्थ क्या होता है, तो भरत की संतान कहा गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, बताइए भरतों का देश किसे कहा जाता है। भरतों का देश किसे कहा जाता है, कमेंट में बताएं आप। ठीक है। चलते हैं आगे। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था, तो एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीले का नाम था। याद हो गया, भरत क्या था, एक प्राचीन कबीले का नाम था। आगे बोला बोला जा रहा है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू, माने जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। देखिए यही भारत देश है जिसमें पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो अपने देश को क्या बोलते थे, जम्बू द्वीप कहते थे। और जम्बू द्वीप का मतलब क्या हुआ ना, अर्थात जम्बू, जम्बू का मतलब होता है जामुन, यानी वृक्षों का द्वीप कहते थे वो लोग। ठीक है। प्राचीन की बात हो रही है ना, पुराने समय के जो लोग थे हम लोग के यहाँ, ये लोग बोल रहे थे ऐसी बातें। चलिए आगे कह रहा है कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे। देखिए प्राचीन, और इसमें ईरान जो थे ना, ईरान के लोग इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, है ना। तब प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। आगे लिखा है, जिसे वे सिंधु न कहकर
हिंदू कहते थे। ध्यान दीजिए, सिंधु न कहकर क्या कहते थे वो लोग? हिंदू कहते थे। पूछा जाए कि प्राचीन ईरानी किस नाम से जोड़ते थे भारत को, तो वो जोड़ते थे लोग सिंधु नदी के नाम से। अच्छा, वो लोग सिंधु न कहकर क्या कहा करते थे? हिंदू कहते थे, है ना। अब आगे है कि यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, और ये जो नाम था, कौन सा नाम? हिंदू नाम, ये पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी के इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना। प्राचीन के जो लोग थे, ईरानी लोग, वो लोग क्या कहा करते थे? इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, लेकिन वे सिंधु नहीं कहकर क्या कह रहे थे? हिंदू कह रहे थे। ठीक है ना। सिंधु ना कहकर क्या बोल रहे थे? हिंदू कह रहे थे। तब चलिए आगे क्या है ना, उसको देखा जाए। अब कहता है, कहने लगा, इसमें कह रहा है कि पश्चिम में ये तो पूरा फैल गया नाम, कौन सा नाम? हिंदू नाम पूरा पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाना लगा। पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। और कह रहा है कि यूनानी इसे इंदे, ध्यान दीजिए, यूनानी इसे क्या बोलते थे? इंदे। और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे? हिंद। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जैसे मध्यकाल हुआ तो उसमें को इस देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द किससे बना है? तो एक फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, ध्यान दीजिए, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ध्यान देंगे, अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए जवाब देंगे आप लोग। बताइए। भरत क्या था? तो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है। अब जरा बताएंगे, भरतों का देश किसे कहा जाता है? भारतवर्ष को कहा जाता है। चलिए अब बताइए कि भारत में रहने वाले जो निवासी थे उनको क्या कहा गया? भारतीय कहा गया, है ना। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, हाँ, तो दोस्त पढ़ाई के साथ साथ सीरियस मूड नहीं, जितना पढ़े हैं उसको फिर से अपने आप मन में रिवीजन करिए। ठीक है ना, नहीं तो उसको पढ़ते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे तो याद नहीं होगा दोस्त। फिर थोड़े सा सुनिए, 5 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, और उसी चीज़ को अपने से रिवीजन करिए। तब देखिए आपके दिमाग में कितने दिनों तक रहता है ना। ये नहीं कि सुनते चले गए और सुनते चले जाएंगे, तो ऐसा होगा ना कि फिर ऐसा होगा कि आप भूलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सुन जाएंगे, है ना। तो थोड़ा चलते हैं आगे। आगे ये देखते हैं आगे। क्या है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। अब कह रहा है कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। दोस्तों यहाँ कह रहा है, समझिए, कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, वो देश को कई भाग में, यानी भारत जो देश है उसको कई भाग में बांटता है? दो भाग में, एक तो उत्तर और दूसरे दक्षिण, ये दो भाग में पूरा बांट दिया। दो भाग में बांटती है। और बांटने के बाद क्या हो रहा है ना, देखिए, कह रहा है कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले, तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार, वहाँ के यूरोपीय परिवार थे, वहाँ की भाषाएं बोलने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या थी। उसी तरह दक्षिण में कौन से? द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, है ना। तो उत्तर में बोलने वालों की संख्या, इंडो यूरोपीय परिवार की जो भाषाएं थी वो उत्तर में ज़्यादा थी, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की जो है ना भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। चलिए ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है नोट में, देखिए नोट में क्या कहता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, भारत की जनसंख्या के निर्माण, हमारे देश में जो लोग हमारे भारत देश है उसमें जनसंख्या कैसे बढ़ा है उसके निर्माण के जो जिक्र किया है ना, थोड़ा सा नोट में दिया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है ना, वे देखिए लोग के जो नस्ल है वो दे रखा है, नस्ल है ना, तो ये जनसंख्या बढ़ा हुआ है। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलायड,
ध्यान दें, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये पहला नस्ल है। ठीक है, फिर कॉमा, पैलियो मेडिटेरेनियन, ध्यान दें, पैलियो मेडिटेरेनियन, ये दूसरा नस्ल है। पहला क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर कॉमा, दूसरे में क्या दे रखा है यहाँ पर, पैलियो मेडिटेरेनियन, तीसरा क्या दिया कॉमा देकर, काकेशायड, काकेशायड, याद कर जाएंगे, काकेशायड, फिर नीग्रोयड, याद कर जाए, नीग्रोयड, नीग्रोयड, और मंगोलायड, मंगोलायड, इस तरह से याद करेंगे, है ना। तो मंगोलायड, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, फिर काकेशायड, नीग्रोयड, और मंगोलायड, है ना। तो ये देखिए हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ना, उन जनसंख्या का बढ़ने वाले जो लोग थे, उन इस सब का जो लोगों का जो मिश्रण हुआ है नस्ल का, ये सारे नस्ल दे रखा है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आगे करें कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अब हमारे जो भारत देश है, इन देशों को अध्ययन के लिए, अध्ययन की जो सुविधा है, मैंने कहीं तकलीफ ना हो, मान के चलिए कि बहुत सारे ना हिस्ट्री है, अब सबको एक साथ पढ़ना बहुत तकलीफ होगी, है ना। ताकि इससे जब आदमी संख्या बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको जीवन यापन के लिए थोड़ा सा होता है ना, कि थोड़ा सा डिवाइड लोग करता है। वही चीज़ है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसमें बांट दिया गया है। देखिए याद रहेगा, भारत के इतिहास को समझना है, कई भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। चलते हैं आगे, क्या लिखा है वो देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत, पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। बस याद कर जाइए, हमारे भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके प्राचीन जितने भी बातें हैं, इतिहास है, उन सभी इतिहासों को हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, तो 3 भागों में पढ़ सकते हैं और उनकी जानकारी अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात है, कह रहा है कि इसमें प्राचीन भारत समझना है, दूसरा क्या है मध्यकालीन भारत एवं क्या है आधुनिक भारत। याद हो जाएगा, तीनों प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत, और यही तीनों से मालूम चलेगा कि हाँ जी, ये भारत देश में जो रह रहे हैं, इन लोगों के इतिहास कैसा रहा, किस तरह से इसमें काम चला। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अब फिर यहाँ पर देखिए दे रखा है नोट, नोट में क्या बोला है ना, कह रहा है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय, देखिए क्या किया, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय, श्रेय जर्मन इतिहासकार, जर्मनी के एक इतिहासकार जिनका नाम दे रखा है क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ सेलियरस, याद रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस, और इनका दे रखा है, ये ईस्वी दे रखा है इनके जन्म का, क्या दे रखा है ईस्वी 1638 से लेकर 1700, ये जन्म को दिखाएगा, ये मृत्यु को दिखा रहा है 1707 एडी को। तो क्रिस्टोफ सेलियरस, सेलियरस पूछा गया, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, कहाँ के इतिहासकार को होता है, जवाब है आपके पास जर्मनी के इतिहासकार को जाता है। और उस जर्मनी के इतिहासकार का नाम क्या है, तो इसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस, है ना। और इनका जन्म और मृत्यु कब है, तो जन्म को दिखा रहे 1638 में जन्म हुआ है, और 1707 एडी को ये क्या है ना, इनकी मृत्यु को इंडिकेट करता है। तो दोस्त देखिए पढ़िए, है ना इतने चीज़ें हैं, अच्छे से रिवीजन करिए, और रिवीजन करेंगे तो फिर आगे बढ़िए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि आप पूरा एकदम लाइन से पूरा सुनते चले गए, या फिर ऐसा होगा ना कि आप फिर भूल जाएंगे। इसलिए एक बार पढ़िए, 15 मिनट का अंतराल बना लीजिए कि 15 मिनट एक बार सुनेंगे, और फिर उस 15 मिनट को अपने मन से ना, अपने आप को मन में क्रिएट करेंगे, वो सोचेंगे कि अरे क्या क्या है ना। तो इसको सुनिए और सुनकर अपने मन में पुनः उसको दोहराइए, और उसके बाद देखिए आपके पास कितने लंबे समय तक बना रहेगा दोस्त, ठीक है ना, और बहुत आपको मदद करेगा, है ना। और इतना सीरियस होकर ना चले, इसलिए बहुत सारे इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है ना, तो इसमें समझ सके हैं कि इतिहास को अगर समझना है तो हम लोग को कितने भागों में बांट कर चलना होगा, तो 3 भागों में बांट दिया गया है लोगों को, यानी इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में,
और उसको देखें। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत है। चलते हैं, अब यहाँ शुरू किया जा रहा है। देखिए लुसेंट आपका लिखा हुआ है प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत के बारे में अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है लुसेंट, उसके हिसाब से सिर्फ दोस्त आपको हम बता रहे हैं जो कैसे लिखा हुआ, इसको आपको थोड़ा सरल ढंग से कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर है, लंबे समय तक याद रहे, है ना। और इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें क्या क्या है देखिए। ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के, जैसे हमारे भारत देश में पहले के जो लोग थे और हमारी प्राचीन सभ्यता थी, पहले बहुत पुरानी सभ्यता थी, उन सभ्यता को देखते हुए यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में उसको जानकारी करने के लिए देखिए, अब तो भाई उतना सुविधा है नहीं, सुविधा उस समय था नहीं, है ना। तो उसको ऐसे हुसैन ने क्या है बताया है कि 4 मुख्य रूप से 4 स्रोतों से प्राप्ति हुई है। पुराने समय की जो बातें हम लोग को जानना है, इसके लिए मुख्य रूप से कितने स्रोतों की बात हुई है, 4 स्रोतों की बात हुई है, ठीक है। आगे क्या कहता है ना, देखिए पहला बोला है उसमें कि धर्म ग्रंथ। पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। याद रखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने हैं, मुख्य रूप से 4 हैं। पहला का नाम क्या है, धर्म ग्रंथ। पहला का नाम धर्म ग्रंथ। दूसरे का नाम क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरे का नाम क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरे का नाम क्या है, विदेशियों का विवरण। तीसरे का नाम क्या है, विदेशियों का विवरण, है ना। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य फिर से कर देते हैं, ध्यान रखें। पहला का नाम धर्म ग्रंथ, दूसरे का नाम ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे का नाम विदेशियों का विवरण और चौथा का नाम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन का जवाब है आप लोगों के पास, आराम से दे सकते हैं। रिपीट कर लेंगे क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको कर सकें, है ना। क्योंकि वीडियो का ये मेरा ये मकसद नहीं है कि वीडियो लंबा जाए, उससे मतलब नहीं है, आपको याद लंबे समय तक रहे, मतलब उससे है, ठीक है। पढ़ें ऐसा कि कुछ लंबे समय तक याद रहे। कह रहा है आगे इसमें बोल रहा है, आगे कह रहा है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए इसमें पहला दिया है ना धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इसमें से ये दे रखा है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत की जो जानकारी प्राप्त करनी है ये चीज़ बता रहा है। पहला इसमें कह रहा है कि देखिए बोला है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ध्यान रखें इसको, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, माने सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, वो है वेद। याद रह जाएगा, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो है वेद है। कह रहा है कि इसमें आगे कि जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि हमारे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और इस वेद जो है ना इसके संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता जितने भी इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो संकलनकर्ता का नाम क्या है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। आगे क्या है चलते हैं। वेद वसु वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। देखिए क्वेश्चन है कि वेद किसका उपदेश देता है, वेद किसका उपदेश देता है, क्या जवाब है आपके पास, तो वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गए, अब आगे चलते हैं क्या लिखा है। देखिए कह रहा है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य मानती है। देखिए भारतीय परंपरा क्या है ना, वेदों को क्या मानती है, तो नित्य तथा अपौरुष अपौरुष्य मानती है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है ना कि वेद कितने हैं, तो 4। यहाँ पर लिखा है कि वेद कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर वेद की संख्या बता रखा है, कितने हैं, 4 हैं। ध्यान रखेंगे, पहला है ऋग्वेद, दूसरा क्या है यजुर्वेद, तीसरा क्या है सामवेद एवं चौथा में क्या हो जाएगा अथर्ववेद। ध्यान से फिर से एक बार सुन लें, वेद कितने हैं, तो 4 हैं, याद कर जाएं, वेद कितने हैं, 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा क्या है यजुर्वेद, उसके बाद क्या है सामवेद एवं क्या है अथर्ववेद, ठीक है, याद हो गया होगा।
चलते हैं आगे क्या है। दोस्त अब आते हैं हम कहाँ, तो ये आपने देख लिया कि ये जो है ना धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आगे है यहाँ पर है, इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ध्यान रखें, वेद कितने हैं? 4 है। चारों वेदों का नाम क्या है? संहिता। याद रहेगा ना, चारों वेदों को क्या कहा गया है? संहिता। अब आते हैं पहला इसमें का जो वेद है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। तो देखिए यहाँ से उठा लिया है ऋग्वेद। इसके विषय में करें, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद कह रहा है कि इसमें लिखा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। सुनिए परिभाषा है, दे दी, देख रहे हैं ना परिभाषा, तो में मिल जाएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। याद हो जाएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जितने भी ज्ञान मिले हैं ना उस सब को इकट्ठा किया गया है और उसको बोला गया है ऋग्वेद। पूछा जा रहा है, देखिए आगे क्या लिखा है कि इसमें 10 गो मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त। सूक्त कितने हैं? 1028। बहुत अच्छा, याद रखेंगे इसको। फिर क्या लिखा है ना, देखिए क्या किया है ब्रैकेट में। सूक्त का मतलब बता रहा है यहाँ पर कि वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, इसमें लिखा है कि वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है इसमें। तो मंडल कैगो हो गया ऋग्वेद में? 10। सूक्त कितना है? 1028 हो गया। फिर कह रहा है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ध्यान दें, इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10,462। याद रहेगा ना, मंडल कैगो? 10 गो। सूक्त कैगो? 1028 गो। पूछा गया कि इसमें आगे बताएं कि इसमें ऋचाएँ कितनी है? तो 10,462 है। आगे क्या है ना, देखिए कह रहा है कि इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी इस वेद के कहने का अर्थ है कि ऋग वेद के जो भी ऋचाओं को जो ऋषि पढ़ रहे होंगे उनको क्या बोला जाता है? होत्री कहते हैं। तो ऋग वेद पढ़ने वाले जितने भी ऋषि होते हैं उनके ऋचाओं को जो पढ़ाई करते हैं उनका नाम क्या रखा गया है? होत्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, देखिए क्या कह दिया, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इसको समझें। कह रहा है कि ये जो वेद है ना, इस वेद से आर्य समाज जो था ना उसके राजनीतिक प्रणाली, माने उसके विषय में जानकारी हो रही थी कि उन लोगों की कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, तो उसके प्रणाली के बारे में इससे कुछ जानकारी मिलती है। आगे देखें क्या कह रहा है, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान दें, क्या बोला कि ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, फिर कहा कि इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए ऋग्वेद इतने चीज़ बता रखा है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि अभी छोटे से चीज़ पढ़े हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा रुकिए। देखिए क्या है ना कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, बताएं जरा सा। क्वेश्चन है, बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्त हैं? 1028। कितने ऋचाएँ हैं? 10,462। बताइए इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। बताइए इस वेद से किस समाज के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है? तो आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। क्या इस इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से? हाँ, कहेंगे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बोल रहा है कि ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ जी, इस वेद को पढ़ने से ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे क्या है ना उसको देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के, देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। कह रहे कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये स्पष्ट कर रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के रचना किसने किया है? देखिए क्या होगा, विश्वामित्र द्वारा रचित उसके तीसरे मंडल में। ऐसे तो मंडल कई गो है इसमें ऋग्वेद में? 10 गो है, लेकिन बात हो रही है किसमें? तीसरे मंडल में।
सूर्य देवता सावित्री सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए दोस्तों क्या है ना, कह रहा है कि ऋग्वेद की रचना किसने किया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके हिसाब से विश्वामित्र द्वारा रचित है ना। और उसके विश्वामित्र द्वारा रचित है। और किस मंडल की बात है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस में मिलेगा आपको, किस वेद में, जवाब क्या है, ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में मिलता है। अब कह रहा है कि इसके 9वें मंडल में, देखिए ध्यान दें, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्वेश्चन है, बताइए देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है, जवाब क्या है आपका। तो कहेंगे देवता सोम का जो उल्लेख है ना, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 9वें मंडल में। अब मंडल कई गो है, 10 गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं। तो देखिए क्या हुआ ना, इसके बाद चलते हैं। कह रहे कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, इसके 8वें मंडल तो 10 का है, और में से 8वें मंडल जो है ना, हस्तलिखित मैंने हाथ से लिखा हुआ जो ऋचा है ना, उन ऋचा को क्या बोला गया है, खील। ध्यान दे, ऋग्वेद में जो हाथ से लिखी हुई मंडल है, वो मंडल कौन सा है, बताइए क्या जवाब है, 8वें मंडल है। और 8वें में हाथ से जो हस्तलिखित है, तो हस्तलिखित जो है ना, अब बताइए उस ऋचाओं को क्या बोला गया है, क्या खील कहा जाता है। उसका क्या नाम रखा गया है, खील, है ना, फूल खिल जाना। तो याद रखें, 8वां मंडल जो हाथ से लिखा हुआ है वो फूल खिल गया, है ना। तो ध्यान रखना है नहीं पुष्पा, ध्यान रखना है पुष्पा समझ कर, है ना। तो चलिए उसको ध्यान रखेंगे, जैसे याद हो फूल। तो इसके 8वें मंडल की जो है ना, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला गया, खील कहा जाता है। आगे कह रहा है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। भाई देखिए क्या हो गया, अब समझिए क्या लिखा है कि चतुष्वर्ण समाज की। अब हम लोग के समाज में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। आई पूछा जा रहा है कि कहाँ इसकी विवेचना की गई है, क्या जवाब रहेगा, वे ऋग्वेद के कौन सा मंडल में, 10वें मंडल में, ठीक है। ये 10वें मंडल में बता रहा है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत है ना, ये शुरुआत यही ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। और जिसके अनुसार 4 वर्ण, यही 4 गो वर्ण है। देखिए कौन कौन दिया है इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। हमारे समाज में जो चतुष्वर्ण है, तो उनमें कौन कौन है, तो उनमें पहले 4 गो वर्ण है, ठीक है। किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, कौन मंडल से, 10वां मंडल से। क्या बोला है उसमें, तो 4 वर्ण जो है ना, कौन कौन है, याद रख जाएं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, याद रख जाना है दोस्तों, कोई सहू रहे, दिमाग में सेट रहना चाहिए, है ना। चलिए कई गो वर्ण है, 4 गो, हो गया होगा याद, चलते हैं आगे बढ़िए। आदि कह रहा है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के, ये जो है ना आदि पुरुष, इसमें कह रहा है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः ब्रह्मा के मुख से। तो देखिए जब लिख रहा है कि जो आदि पुरुष है ना, ये पुराने समय की बात हो रही है, ध्यान देंगे, ब्रह्मा के मुख से क्रमशः बोल रहा है। क्रमशः माने कि ब्राह्मण जो लिखे हैं वो कहाँ से जन्म लिए हैं, तो मुख से। ब्राह्मण का जो उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण लोग जो उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्मा जी के कहाँ से हुए हैं, मुख से। पहला वर्ण। दूसरा वर्ण जो है वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय कहाँ से हुए हैं, तो देखिए भुजाओं से। देखिए क्या हो रहा है, क्षत्रिय भुजाओं से। तो यहाँ दिया है वैश्य, वैश्य कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो जंघाओं से, जंघाओं से। और तथा शूद्र, शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा दोस्त कि ये जो है ना, आपको मैंने ऋग्वेद से संबंधित जो बातें हैं अभी तक यहाँ तक हुई, तो याद कर जाएं कि ब्रह्मा के मुख से कौन जन्म लिए, कौन उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न कौन है, ये कह रहे हैं ब्राह्मण। फिर बोला जा रहा है कि भुजाओं से, तो भुजाओं से कौन है, तो क्षत्रिय। फिर जंघाओं से कौन हो गए, वैश्य। तथा शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं,
चरणों से। शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? चरणों से, है ना। तो चलते हैं आगे, देखिए क्या बोला है इसमें, इसको थोड़ा देखें क्या है ना, आगे चलते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है ना। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में, बहुत सारे परिच्छेद होंगे, तो उन परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अधन्य शब्द है, उस अधन्य शब्द का संबंध क्या चीज से है? तो गाय से है। गाय, गाय माता हम लोग के हैं। नोट में कह रहा है, उसको ध्यान दें, कह रहा है नोट में कि धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। नहीं समझे? फिर से देखिए क्या करें कि धर्मसूत्र माने जो हम लोग का धर्म है, उसका सूत्र, वो धर्मसूत्र बंधा हुआ है चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, चार प्रमुख जातियों, चार प्रमुख जो जाति हैं उनकी स्थितियों, उनके व्यवसाय, क्या स्थिति है, क्या व्यवसाय है, उसके बाद दायित्व क्या है, उन दायित्व, साथ ही साथ कर्तव्य, और कर्तव्य के साथ कुछ विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कहाँ से मिलती है हम लोग को? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से मिलती है। अब देखते हैं दोस्त, इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा, देखिए क्या है ना कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ दे रखा है कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या संबंध है, थोड़ा सा इसमें इसके विषय में चर्चा किया है। तो चलते हैं इसमें क्या कह रहा है उसको देखा जाए। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ये क्या कर रहा है ना। देखिए दोस्तों, आपने तो लंबे समय से सुन रहे हैं, फिर भी बोलते हैं माइंड रिलैक्स, उतने ज़्यादा प्रेशर होकर नहीं। फिर से दोस्त देखिए, इतने समय हो गया, 15 मिनट का अंतराल मैंने बोला था ना, देखें और फिर से उसको रिवीजन करें अपने माइंड में, फिर से रिवीजन करें अपने माइंड में, तब चलकर चीज़ें क्या होगी ना, स्पष्ट हो जाएगी और पूरे लंबे समय तक याद रहेगा। ये नहीं कि फिर देखते चले गए, माइंड हो गया रेस्ट, आपका दिमाग एकदम आगे की ओर सोच रहा है आगे, एकदम चलते रहें, कब खत्म हो जाए, है ना, खूब रिवीजन हो जाए, कितना जल्दी नहीं दोस्त। ऐसे अगर करते हैं, आपका माइंड एकदम आगे की तरफ होता है। साइंस भी कहता है कि थोड़ा सा माइंड को लंबे समय तक याद है, यानी किसी बात को, किसी चीज़ को याददाश्त बढ़ाना हो तो थोड़ा बैक भी माइंड को ले चलना पड़ता है। तो बैक जब तक जाएगा नहीं, तब तक अच्छे से माइंड कार्य करेगा नहीं, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, क्या बोलता है आगे। चले आइए फिर से बातें करते हैं इस पर, क्या है ना उसको समझें। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ना दोस्त, इसको हम दूसरे दिन दूसरे वीडियो में बता देंगे, अगले वीडियो जो आएगा ना उसमें बता दें। तब तक दोस्त हम बता दें कि ये जो है ना ऋग्वेद को कंप्लीट कर दें, है ना, फिर हम अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे, ठीक है। करें यहाँ पर देखें। वामना अवतार के 3 पगों के जो आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है देखिए क्या है। वामना अवतार के 3 पगों में, 3 पग में पूरे ना, जो अवतार हुआ था वामना, 3 पग में पूरे को नाप दिए थे, है ना, नापे थे। तो इसके जो आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है ना वो ऋग्वेद, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? ऋग्वेद से, समझ रहे हैं ना। तो वामना जो अवतार के 3 पगों का आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही उसकी जानकारी मिली है, याद हो गया होगा। चलिए आगे पूछा जाए, देखिए क्या कह रहा है, आगे पूछते हैं, बताइए तो क्या है इसका जवाब। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान जो है किस वेद से मिली है? तो ऋग्वेद से, ठीक है ना, ऋग्वेद से आएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2 ऋचाओं की रचना की गई है, याद रह जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, नोट में क्या लिखा है ध्यान रखें। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में
ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, नोट जो चीज़ है ना इसमें ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा हुआ है शतपथ ब्राह्मण। देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, देखिए हमारे जो पुराना जो इतिहास था उसके साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, जो इसका ऋग्वेद है ना उसके जस्ट बाद बोल रहा है, उसके ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है ना। तो ये रहा। तो दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रिमाइंड करें और जैसे बोले हैं उस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके आगे क्या हो रहा है ना। तो चलिए आप अच्छे से इसको याद करते रहें ताकि आपके जीवन में अच्छे से अच्छे आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ, है ना। लुसेंट पढ़ने का यही तरीका है दोस्त, तो हमने कुछ इसमें विशेष नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था वही चीज़ इसका एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो बस रखते हैं, फिर अगले पर भेंट होगी।